नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। आज की जो कहानी है, ये उत्तराखंड प्रदेश की राजधानी देहरादून की है। देहरादून का एक थाना है जिसका नाम है वसंत विहार थाना। और इसी वसंत विहार थाना क्षेत्र में जो है एक परिवार रहा करता था। परिवार में पति पत्नी और एक बेटा। बेटे की उम्र 16 साल। जो पति था, पति का नाम सोमेश, पत्नी का नाम राधिका और जो बेटा था 16 साल का, उसका नाम अंशु। ये तीनों नाम बदला हुआ नाम है, ओरिजिनल नाम नहीं है। तो जो सोमेश का परिवार था, ये छोटा सा परिवार था, खुशहाल परिवार था। सोमेश अपना बाहर काम धंधा करते थे। उनकी पत्नी जो राधिका थी, वो घर पर रहती थी, घरेलू महिला थी। अपना एक जो है बेटा था, उसका पालन पोषण करती थी। और जो अंशु था, वो वहीं स्थानीय अपने ही शहर में देहरादून में ही एक प्राइवेट विद्यालय में जो है छात्र था, यानी पढ़ाई करता था। तो जो सोमेश थे, इनकी एक सौतेली बहन थी, नाम था सारिका। सारिका नाम भी बदला हुआ नाम है, सारिका नाम था। तो सोमेश और सारिका ये दोनों सौतेले भाई बहन थे, लेकिन दोनों के बीच में अच्छा प्रेम था, घनिष्ठ प्रेम था। भले सौतेले थे तो क्या हुआ। सारिका भी शादीशुदा थी, वो भी 2 बच्चों की मां थी और अपने पति के साथ रहती थी। खुशहाल जीवन बीत रहा था अपने पति के साथ, बच्चों के साथ में। सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, सारिका के भी घर में और सोमेश के भी परिवार में। आना जाना दोनों का एक दूसरे के घर पे लगा रहता था। सब कुछ बढ़िया से चल रहा था, सभी खुशहाल परिवार था दोनों का। तो बात 2021 के लास्ट की है और 2022 की शुरुआत की। इन्हीं दिनों में जो है, जो सारिका थी, इसकी जो है इसके पति के साथ कुछ अनबन हो जाती है, यानी झगड़ा विवाद हो जाता है। और उसके बाद में सारिका अपने पति और 2 बच्चे जो थे उनको वहीं पति के पास में छोड़कर और यहां देहरादून आ जाती है अपने भाई सोमेश के साथ रहने के लिए। अब यहां जब आ जाती है तो जैसे बताया, ये दोनों सौतेले भाई बहन अवश्य थे, लेकिन दोनों के बीच में जो है मधुर संबंध था, अच्छे संबंध थे। अब सारिका जब सोमेश के घर पर आती है यहाँ पर, तो यहाँ अपना सोमेश और भाभी राधिका और एक भतीजा अंशु, इनके साथ रहने लगती है। पति के साथ जो झगड़ा विवाद हुआ था, वो जो बातें हुई थी, वो सारी बातें जो है अपने भाई और भाभी से जो है शेयर करती है। सभी दुख जताते हैं, लेकिन जब यहाँ रहने के लिए आ जाती है तो कहते हैं कि चलो ठीक है, आ गई हो तो यहीं रहो, कहीं तो रहना ही है। हालांकि कुछ दिन रहने के बाद में जो है सलाह देते हैं कि एक बार पति से संपर्क कीजिएगा। अगर क्या है कि जब कोई झगड़ा विवाद होता है तो चंद दिनों तक, यानी कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक जो है एक दूसरे के प्रति कुछ अनमन भाव रहता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे, यानी गुस्सा रहता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है वो गुस्सा जब शांत हो जाता है, तो जिस गुस्से की वजह से झगड़ा विवाद का माहौल बना था, उस वक्त वो माहौल धीरे धीरे खत्म हो जाता है और बाद में फिर पति पत्नी या परिवार का कोई भी सदस्य हो, एक हो जाता है। यही सुझाव देते हैं सोमेश और राधिका दोनों सारिका को। तो ये जब आई थी शुरू शुरू में रहने के लिए तब, और उसके बाद में रहने लगती है। अब जब यहाँ रहने लगती है तो फिर 1 हफ्ता बीत जाता है, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, महीना बीत जाता है। अब महीना बीत जाता है तो फिर पति तो साथ में थे नहीं, बच्चे और पति दोनों को छोड़कर आई थी। अब जब 1 महीना बीत जाता है तो जो अपना सारिका थी, ये भले 2 बच्चों की माँ थी, लेकिन यंग थी, खूबसूरत थी। अब 1 महीना बीतने के बाद इससे जो है सेक्सुअल भूख सताने लगती है। अब जब इसकी भूख सताने लगती है तो आप क्या करें। तो जैसे कहा जाता है, जब आदमी हवस का भूखा होता है, यानी हवस की जब भूख इंसान को लगती है, तो रिश्ते नाते, अच्छा बुरा सब कुछ भूल जाता है, यानी एक हिसाब से वो अंधा हो जाता है।
सारिका के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब हवस की भूख उसको लगी तो वो भी सारे रिश्ते नाते सब भूल गई, यानी उसी हवस के भूख में अंधी हो गई। अब वो जो भाई सुमेश का बेटा था अंशु, अंशु पे जो है डोरे डालने लगी, यानी अपने भतीजे पे ही डोरे डालने लगी। अब भतीजा मात्र 16 साल का, और जो सारिका थी यह अंशु से जो है यानी भतीजे से करीब कई सालों बड़ी थी। सारिका जो है मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से मेच्योर थी, पढ़ाई लिखाई भी थी उसकी। और जो अंशु था अभी अमेच्योर था, नाबालिग था। तो जो सारिका उसे इशारे करती थी या बातचीत करती थी, ये चीजें जो है अंशु ठीक से समझ नहीं पा रहा था। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था, कांटिन्यू जो है सारिका अंशु के पीछे पड़ी रहती थी, लेकिन उसकी जो इच्छा थी, मनोकामना थी, वो पूरी नहीं हो पा रही थी। एक दिन की बात है, सोमेश और राधिका ये दोनों पति पत्नी किसी कार्य से घर से बाहर गए हुए थे। अब उस वक्त जो है सारिका और अंशु ये दोनों अकेले घर में रहते हैं, और उसी वक्त सारिका को जो है मौका मिल जाता है, और उस दिन जो है अपनी तरफ से ही अंशु के साथ वो जो है संबंध बनाती है। अब संबंध जब बना लेती है तो जो अंशु था नाबालिग था, छोटा था, अमेच्योर था, इतनी समझ तो उसको थी नहीं, इसीलिए उसका इशारा पहले से वो समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जब एक बार संबंध बन गया तो उसको भी अच्छा लगा। अब उसी दिन से प्रतिदिन जब भी इनको मौका मिलता था, घर के अंदर ही अंशु और जो सारिका थी यानी बुआ भतीजे आपस में संबंध बनाने लगे। अरे बुआ जो थी मेच्योर थी, मेन वही थी, उसी ने जो है अंशु को जो है इसका चस्का लगा दिया, एक हिसाब से देखा जाए तो। अब उसी दिन से इन दोनों के बीच, बुआ भतीजे के बीच में जो है संबंध बनने लगा। जब भी सुमेश और राधिका घर से बाहर जाते थे, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, तो उसी बीच इन दोनों के बीच का जो है अपना जो भी काम होना होता था वो हो जाता था। ऐसे चल रहा था इन दोनों के बीच, यानी बुआ भतीजे के बीच का रिलेशन। अब जब करीब 10 दिन 15 दिन बीत गया, 1 महीना बीत गया इन दोनों के रिलेशन को, तो इन बुआ भतीजे के बीच का जो रिलेशन था, इन दोनों के बीच का जो मतलब बातचीत करने का तौर तरीका था, हंसने बोलने का जो तौर तरीका था, वो बदला बदला कुछ नजर आ रहा था। ये राधिका जो अंशु की मां थी वो ऑब्जर्व कर रही थी, उसे कुछ संदेह होने लगा। अब जब संदेह होने लगा तो ये बात वो अपने पति से बताती है, सोमेश से। तो कोई भी भाई हो कैसे विश्वास करेगा, वो राधिका को जो है अपनी पत्नी को जो है डांट देता है, समझा देता है, ये गंदी बात जो है नहीं सोचा जाता है, वो बुआ भतीजे हैं, उनके बीच ऐसा कैसे हो सकता है, वो इनकार कर देते हैं। अब राधिका भी चुप हो जाती है, लेकिन वो नजर गड़ा के रखती है, खुलकर कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि उसके पास में प्रूफ होता नहीं है, वो सिर्फ उसे संदेह होता है। अब उस दिन से राधिका ने ये प्लान बनाया कि अब जब भी बाहर जाएंगे तो जो पति पत्नी है सोमेश और राधिका, इन दोनों में से जो है एक ही बाहर जाएंगे, या तो पति बाहर जाएगा काम निपटा के आएगा, और या तो मैं ही बाहर जाऊंगी तो पति घर पर रहेगा। और किसी कारणवश अगर पति पत्नी दोनों को बाहर जाना पड़ता है तो बेटा जो अंशु है उसको भी साथ में लेके जाएंगे। ये प्लान बनाते हैं, और उसी दिन से जो है जब भी बाहर किसी चीज की जरूरत होती थी तो या तो सोमेश अकेला जाता था, या तो फिर राधिका जाती थी, और अगर दोनों की जरूरत होती थी तो साथ में अंशु को भी ले जाया करते थे। ये का इस तरीके से जो है इनका अपना काम चालू हो गया। पहले अपना जो ननद थी सारिका, राधिका की ननद सारिका, उसके भरोसे जो है अंशु को छोड़ देता था। दोनों के बीच में विश्वास था कि जो है बुआ भतीजे हैं, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। लेकिन जब राधिका को जो है संदेह हो गया तो वो अब ऐसा करने लगी। अब जो सारिका थी वो अंशु, दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाने का चस्का लग चुका था। अंशु को भी भले वो छोटा था लेकिन चस्का लग चुका था। अब इनको रोजाना जरूरत पड़ती थी, और रोज ये दोनों जो पति पत्नी थे सोमेश और राधिका, ये किसी ना किसी टाइम जो है अपना घर से बाहर जाते थे। सुबह के समय, दोपहर के समय या शाम के समय, जब भी समय मिलता था अपना जरूरत पड़ती थी अपना जाते थे। कोई सर सामान खरीदना होता था या घूमना टहलना होता था, घूम टहल के आते थे।
तो उसी बीच इन दोनों को मौका मिल जाता था। लेकिन अब जब राधिका ने ये नया नियम बना दिया तो इन दोनों को अपना जो है समय मिल ही नहीं पाता था एक होने का। दोनों अगर पति पत्नी साथ में जाते हैं तो अंशु को साथ में लेके जाते हैं, और ज्यादा समय जो है जब भी जाते हैं किसी कार्य से तो या तो राधिका जाती है या तो सुमेश ही जाते हैं। कोई ना कोई पति पत्नी में से घर में रहता है। अब पहले जो है ऐसा नहीं होता था तो समय मिल जाता था इन दोनों को, अब नहीं मिल पाता था। अब ये दोनों परेशान हो गए, अंशु भी परेशान हो गया क्योंकि चस्का उसे भी लग चुका था, सारिका इधर परेशान। अब क्या करें, अंशु परेशान जरूर था लेकिन उसके सामने कोई रास्ता नहीं था, रास्ता उसको सूझ नहीं सकता था, वो कोई डिसीजन ले नहीं सकता था क्योंकि उम्र छोटी थी, इतना ज्यादा मेच्योरिटी उसको नहीं थी। शारीरिक मेच्योरिटी छोड़ो, वैचारिक मेच्योरिटी भी नहीं थी। राधिका बड़ी थी, कई साल बड़ी थी, तो वो मेच्योर थी। अब वो जो है एक दिन अंशु से कहती है कि इस तरीके से कैसे चलेगा, हमारा तुम्हारा संबंध था, रिलेशन था, कितना मजा आता था। अब तुम्हारे मम्मी पापा की वजह से जो है सारा मजा किरकिरा हो गया। अब हम दोनों साथ में मिल ही नहीं पाते हैं क्योंकि घर छोड़ के लोग जाते ही नहीं हैं, दोनों में से कोई ना कोई घर पर रहते हैं, और दोनों लोग जब बाहर जाते हैं तो तुमको भी साथ में लेके जाते हैं, अकेला छोड़ते ही नहीं है। अब कैसे काम बनेगा। अब अंशु कहता है बुआ से कि फिर आप ही सोचो कि क्या करना चाहिए, जरूरत तो हमें भी है। तो बुआ कहती है कि ऐसा करते हैं कि यहां तो काम बनेगा नहीं, चलो कहीं भाग चलते हैं। सारिका कहती है अपने भतीजे अंशु से। अब अंशु कहता है ठीक है, जैसा बुआ ने डिसीजन लिया उसने हाँ बोल दिया। और फिर एक दिन जो है घर पर बिना बताए सारिका अंशु को लेके साथ में और घर से भाग जाती है, फरार हो जाती है। अब जब फरार हो जाती है तो सोमेश और राधिका पति पत्नी दोनों परेशान। एक ही बेटा था, अब करें तो क्या करें, कहां ढूंढें। पुलिस में भी नहीं जा सकते थे क्योंकि बुआ भतीजे के बीच में रिलेशन था, ये उन्हें संदेह था। अब ये बात लेके अगर पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो ये बात जो है ओपन हो जाएगी, समाज में जग हसाई होगी, ले दे के जो है सब परेशान। अब सोमेश और राधिका अपने स्तर से ही ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते कई दिन कई महीने बीत गए। और फिर एक दिन जो है सारिका और अंशु ये दोनों अपने आप घर पर आ जाते हैं। अब घर पर आ जाते हैं तो पहले तो इन्हें संदेह था, दोनों के बीच में जो है रिलेशन है। राधिका को, सोमेश को यह भी संदेह नहीं था, एक बार राधिका बताई थी तो उसने इनकार कर दिया था, इससे संदेह था। लेकिन जब वो घर से फरार हो गई अंशु को लेके तो राधिका के साथ साथ जो सोमेश था उसको भी लगा कि हाँ, जो उनकी पत्नी राधिका बोल रही थी वो बात सही था, इन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ चल रहा है, और तभी लेके भागी है। लेकिन किसी से कह सकते नहीं थे क्योंकि जग हसाई का डर था, समाज के बीच थू थू होने का डर था सोमेश को, इसीलिए कहीं बोल नहीं पा रहे थे। पुलिस में भी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाए थे। तो कई महीना बीतने के बाद में ये दोनों अपने आप सारिका और अंशु घर वापस आ जाते हैं। अब जब घर अब वापस आ जाते हैं तो राधिका देखती है सारिका को कि सारिका गर्भवती है, यानी प्रेग्नेंट है। अब राधिका का माथा टनक जाता है। सुमेश को ये चीज खराब लगता है कि उनका 16 साल का बेटा है, नाबालिग बेटा है, इसने तो बेटी की जिंदगी ही बर्बाद कर दिया। अब कोई भी माँ हो, बाप एक बार कंट्रोल कर लेगा अपने आप को, माँ कोई भी हो बेकाबू होना लाजमी है। राधिका बेकाबू उठी। अब वो सीधा जो है जो स्थानीय थाना था वसंत विहार, वहां जाती है 5 जुलाई 2022 को। अब वहां जब पहुंचती है तो पुलिस में जो है अपनी ननद सारिका के खिलाफ अपने बेटे 16 साल बेटे अंशु के साथ दुष्कर्म का जो है FIR दर्ज करवा देती है, शिकायत दर्ज करवा देती है। अब जब इस कहानी को जो मैंने आपको सुनाया है, ये कहानी राधिका पुलिस को सुनाती है पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस भी हैरान हो जाती है, दंग रह जाती है। लेकिन राधिका की शिकायत पे जो है पुलिस सारिका के ऊपर जो है पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद में पुलिस जो है 9 जुलाई 2022 को सारिका को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। अब उसके बाद में पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। अब हर प्रकार से जांच पड़ताल करती है, मेडिकल करवाती है, अपना जो अंशु था उसका मेडिकल करवाती है,
डीएनए जो सैंपल होता है दोनों का वो लेके उसकी जांच करवाती है, तो सभी चीज जो है पॉजिटिव पाए जाते हैं। एक दूसरे के साथ अवैध संबंध का जो है वो जो है पूरा जो रिपोर्ट होती है पॉजिटिव आती है। और उसके बाद में सारे साक्ष्यों के साथ में जो है 6 अक्टूबर 2022 को स्थानीय पुलिस यानी वसंत विहार थाना की पुलिस जो है स्थानीय जो पॉक्सो स्पेशल कोर्ट होती है उसमें जो है 6 अक्टूबर 2022 को जो है चार्जशीट जो है दाखिल करते हैं, पेश करते हैं। अब चार्जशीट जब दाखिल हो जाती है उसके बाद में राधिका कोर्ट के चक्कर काटने लगती है जमानत के लिए। अब सारिका को कई महीना जो है प्रेग्नेंट हुए हो चुका था, उसकी डिलीवरी नजदीक आ रही थी। अब कोर्ट के चक्कर काटते काटते जमानत के लिए दिसंबर महीना बीत जाता है 2022 का दिसंबर महीना बीत जाता है। और उसके बाद में 2 जनवरी 2023 को कोर्ट सारिका को ये अपना जो प्रेग्नेंट थी उसकी डिलीवरी नजदीक थी आने वाली थी, इसी को ध्यान में रख के जो है जमानत दे देती है। और जमानत मिलने के कुछ ही दिन के बाद में सारिका जो है एक बेटी को जन्म देती है। और उसके बाद में जो बेटी पैदा होती है उस बेटी का पुलिस जो है अपना सैंपल लेती है, डीएनए सैंपल लेती है और उसका जो है अंशु से मिलान करवाती है, तो रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। यानी उस छोटी बच्ची जिसको सारिका ने जन्म दिया था उस बच्ची का बाप कोई और नहीं, जो उसका भतीजा था 16 साल का अंशु, वही निकलता है। अब उसके बाद में जो भी अपना एविडेंस था पुलिस जो है कोर्ट में पेश करती है, पॉक्सो कोर्ट में। और उसके बाद में इसका ट्रायल शुरू हो जाता है। और ट्रायल के दरमियान जो है पुलिस करीब 14 प्रकार के साक्ष्य कोर्ट के सामने पेश करती है, 6 गवाहों को पेश करती है। और उसके बाद अंशु जो होता है 16 साल का, अंशु को भी कोर्ट के समक्ष पेश किया जाता है। और कोर्ट के सामने पेश होने के बाद जो अंशु होता है वो मुकर जाता है, वो अपनी बुआ के पक्ष में आके खड़ा हो जाता है, बोलने लगता है कोर्ट के सामने यानी जज के सामने। वो कहता है कि हम दोनों के बीच यानी बुआ भतीजे के बीच जो संबंध बना था वो संबंध रजामंदी से था। और जो अपना उसकी उम्र है 16 नहीं बल्कि 18 साल की उम्र है। और जो स्कूल का सर्टिफिकेट यानी स्कूल के सर्टिफिकेट के हिसाब से जो है वो 16 साल का था और वही सर्टिफिकेट कोर्ट में लगाया गया था, तो कोर्ट के सामने वो 16 साल का ही था। तो वहां पर भी जो है अपना जो अंशु होता है कोर्ट के सामने कहता है कि वो 16 नहीं बल्कि 18 साल का है। और उसके परिजनों ने जब स्कूल में दाखिला करवाया था, एडमिशन करवाया था, तो उसकी उम्र 2 साल कम लिखवाए थे, इसलिए वो 16 साल का सर्टिफिकेट में लिखा है, लेकिन ओरिजिनल उम्र उसकी 18 साल का है। ये बात जो है अंशु कोर्ट के सामने जो है बताता है, पेश करता है। लेकिन कोर्ट जो है अंशु के बात को नहीं मानती है, खारिज कर देती है। जो स्कूल का सर्टिफिकेट था और स्कूल के सर्टिफिकेट में जो अपना अंशु की उम्र थी वही उम्र जो है कोर्ट मानती है। और उसी बिना पर जो है जो सारिका होती है इसे जो है कोर्ट दोषी ठहरा देती है, क्योंकि कोर्ट का मानना ये होता है कि सारिका जो थी है ये अंशु से कई साल बड़ी है, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से मैच्योर है। रिश्ता दोनों के बीच का जो है काफी संवेदनशील रिश्ता था, बुआ भतीजे का रिश्ता था। अंशु 16 साल का, पूरी तरह से नाबालिग, अगर वो सहमति से भी संबंध बनाया तो भी ये इलीगल है, इसे दुष्कर्म ही माना जाएगा। और इसी बिना पर जो है जो पॉक्सो कोर्ट होती है स्पेशल, जिसकी जज होती हैं अर्चना सागर जी, वो जो है सारिका को अपने भतीजे के साथ दुष्कर्म का जो है दोषी मानती हैं। और ये ट्रायल करीब करीब 1 साल तक चलता रहता है। और अभी 2 दिन पहले की बात है, यानी 16 अप्रैल 2024 को पॉक्सो स्पेशल कोर्ट की जज अर्चना सागर के द्वारा जो है इसमें फैसला सुनाया जाता है। और जो सारिका है इन्हें दंडित किया जाता है। दंड में इन्हें 20 साल सश्रम कारावास और 10,000 अर्थदंड की सजा जो है सुनाई जाती है। और उसके बाद में पुलिस सारिका को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। तो दोस्तों आज की यही कहानी है। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।